जब मुस्लिम कंट्री में जाते तो जेब तलाशी जाती थी कि इसमें कोई हनुमान चालीसा तो नहीं है, कोई धार्मिक कागज तो नहीं है। और आज हमने अबू धाबी में राम मंदिर बना के खड़ा कर दिया है। महिलाएं अब भी समाज में पीछे रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं से कैसे एसोसिएट करना चाहती है जो अभी भी पीछे रह गई हैं। आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 2014 के बाद से देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो नए लोगों को समझाना अगर हो तो वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट रहा था कि क्लास में बच्चा कितना भी होनहार हो, लेकिन फर्स्ट तो हेडमास्टर का बच्चा ही आएगा। जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं उससे नुकसान तो फिर विपक्ष कहाँ बचेगा। नहीं, विपक्ष है ना, होना चाहिए, विचारधारा का होना चाहिए। एक तरफ आपकी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी विचारधारा है। वर्तमान की कांग्रेस जितने भी राष्ट्रीय विरोधी हैं सारे इनके चेले हैं, सारे के सारे विदेश में भी बोलते हैं, देश में भी बोलते हैं, सारे के सारे। ये कांग्रेस का वो अंत होने वाला है जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी नहीं रहे, लेकिन एक गांधी रहा है, वो उसका इस काम को पूरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। दुष्यंत गौतम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुष्यंत जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की चर्चा तो वैसे बहुत होती है। लोग कहते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहां तक भी लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आखिर है क्या भारतीय जनता पार्टी, है क्या, किस तरीके की कार्यशैली है कि इसको ये जो खिताब मिला है? ये खिताब नहीं है, ये प्रमाणिक है। जो पार्टी 2 सांसदों से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हुई है, उसका कारण है आज लोगों की जनसंख्या नहीं है इतनी, जितनी जनसंख्या हमारी पार्टी की है उतनी संख्या हम रखते हैं। कारण है कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारे संस्कार, हम एक केंद्रित राष्ट्रवाद। और जब राष्ट्रवाद की बात होती है, विश्व में रहने वाला या देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंधित हो, देश तो बड़ा चाहता ही है, देश आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। और उसमें सेवा भाव कि हम प्रामाणिक तौर पर, जैसे अन्य दल करते हैं कि 5 साल में आखिरी साल में मेहनत करनी है, प्रलोभन देने, हम पहले दिन से ही सेवा भाव से लगते हैं और चुनौती को स्वीकार भी करते हैं। इसलिए हमारे सब प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन इसलिए भी बढ़ रहा है कि जब भी तकलीफ किसी के घर में आती है, समाज में आती है, परिवार में आती है, क्षेत्र में आती है, सबसे पहले खड़े होने वाला कोई व्यक्ति होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। ये प्रामाणिकता होती है और हम हर प्रामाणिकता पे खड़े उतरे। हमारे पास नेतृत्व है और ऐसा नेतृत्व है जो पूरे संसार के अंदर माना जाता है। आज की तारीख में आप देखिए कि आज देश के प्रधानमंत्री को 27 देशों का सर्वोच्च पदक मिला हुआ है। कोई दे सकता है क्या? और उन देशों का मिला हुआ है जहाँ पर जिसको कहते हैं माइनॉरिटी वाले हमें वोट नहीं देते, पसंद नहीं करते, ऐसे बहुत इस्लामिक कंट्री हैं जिनका समर्थन हमें मिला है। और वही परिणाम है कि आपने एक समय देखा होगा जब लोग सऊदी अरब या मुस्लिम कंट्री में जाते तो हमारे लोगों के यात्रियों की जेब तलाशी जाती थी कि इसमें कोई हनुमान चालीसा तो नहीं है, कोई धार्मिक कागज तो नहीं है। और आज हमने, आप देखोगे, अबू धाबी में राम मंदिर बना के खड़ा कर दिया है। आज तो हमारे धर्म की भी प्रामाणिकता बढ़ रही है, हमारी भी प्रामाणिकता बढ़ रही है। ये सच्चाई, मेहनत, लगन के कारण। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यशैली के ऊपर आज चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी कर रही है। अब इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम कुछ ऐसे युवाओं को का भी आह्वान करते हैं जो राजनीति से जुड़े, जिनका राजनीति से कोई वास्ता ना हो। तो आखिर इस तरह के जो युवा जुड़ेंगे वो क्या कुछ मन में लेके आए कि इस पार्टी से भी जुड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात तो देश के प्रधानमंत्री बार बार यही कहते हैं 65% युवा देश के अंदर हमारे रहते हैं। एक भारत ही ऐसा देश है जिसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है। अन्य देशों को देखोगे उसमें प्रौढ़ों की संख्या ज़्यादा है। और युवा की एनर्जी को किस प्रकार से देश के निर्माण में इस्तेमाल किया जाए, उनका उपयोग लिया जाए, उनके विजन का उपयोग लिया जाए, कैसा भारत वो चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, उसमें क्या क्या है, तो वो आएंगे और भागीदारी करेंगे। हम परिवारवाद के बहुत विरोधी हैं और प्रधानमंत्री अनेक बात, हम आतंकवाद के विरोधी हैं, हम किसी प्रकार का जो भ्रष्टाचार है उसके विरोधी हैं, परिवारवाद के विरोधी हैं। ये नहीं है कि परिवार के भी युवा ही चलते रहे, तो अनेक समाज के, जाति के, धर्म के, भाषा के लोग, युवा लोग आएंगे तो नए भारत का, विकसित भारत का निर्माण होगा। लेकिन आप तो यहाँ चैन से रहने ही नहीं देंगे। आप तो उन युवाओं को, जिनको आज जेनजी वाले जो जनरेशन है वो तो बीच में आराम चाहता है, कार्य चाहता है, फिर आराम चाहता है, लेकिन आपकी कार्यशैली तो बिल्कुल अलग है। नहीं, जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। आज का युवा भागीदारी चाहता है,
और समाज और देश में भागीदारी बढ़े। अब विकसित भारत, जब हमने देश ऐसा पहले दिया है जिसके अंदर काम करते भी शर्म आती है, जिसमें कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री कितनी चुनौती स्वीकार करते हैं। आपने यूक्रेन में देखा, वहाँ हमारे विद्यार्थी कौन थे? सब मेडिकल पढ़ने के लिए गए थे, 32,000 विद्यार्थी फंसे हुए थे। आज प्रधानमंत्री ने नया जो विजन दिया है उसमें 1 लाख सीटें मेडिकल की ही बढ़ा दी। जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, इसको युवा आज का देख रहा है। आज युवा देख रहा है। आज देखिए, अब युवा विदेश में शिक्षा लेने जाता था, आज हम वो सुविधा देने की कोशिश करते हैं। पहले लोग आते थे, कहते थे वहाँ विदेश में सड़कें ऐसी होती हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर से, हम वो लॉ एंड ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं। सारी जो सुविधाएं हम दे रहे हैं विश्व लेवल की दे रहे हैं। युवा बाहर नहीं जाना चाहता, देश के अंदर ही अपना भविष्य खोज रहा है। इसलिए भविष्य को खोजने के लिए युवाओं की आवश्यकता है और युवा हर फील्ड में आए, ऐसा आदरणीय मोदी जी का कहना है। तो ये कितने साल तक युवा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अगर वो युवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना चाहता है, तो उसे क्या कुछ करना चाहिए? पहले तो सदस्यता हमने ऑनलाइन कर दी। पहले सदस्यता होती थी, हम चार्ज लिया करते थे, 5 रुपये लिया करते, जब हम किया करते थे। फिर हमारा कार्यकर्ता था, जब कार्यकर्ता निर्माण होता था। लेकिन आज हमने देश के हर युवा को, जिसमें कुछ कंडीशन हमने रखी है, हम जातिवाद नहीं चाहते, हम राष्ट्रीयवादी हैं। हमारे 5 मूल तंत्र हैं, मंत्र हैं, जो उनको आपको आत्मसात करना पड़ेगा। तो उनको करके लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो जो हमारा प्रथम है राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और उसके प्रमाणिक होकर हमने दिखाया भी है। व्यक्ति लास्ट है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। हमने देश के लिए पार्टी का, जनता पार्टी का बलिदान दिया था। ऐसी ही बलिदानी पार्टी जो राष्ट्र फर्स्ट को देख के चलती है, इसलिए हमारे साथ जुड़ने वाला युवा भी, उसके मन में चाहे वो कुछ भी सोच के आता हो, अंतोगत्वा ये आता है, देश राष्ट्र पहले, राष्ट्र और वो सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जाना, जनता के लिए काम करना, और जनता को लगना ये मेरे परिवार का आदमी। लेकिन आप तो सर्वे करते हैं लगातार, पूरे साल भर आप लोगों का सर्वे चलता रहता है। फिर वो राजनीति में सत्ता के लिए जो चुनाव होता है किसी भी पद के लिए, उसमें भागीदारी कैसे ले पाएगा युवा? क्योंकि सर्वे में तो उसका नाम ही नहीं आएगा। पद के लिए हम सर्वे नहीं करते। पद के लिए प्रमाणिकता होती है, और प्रमाणिकता वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित होती है। वहाँ के कार्यकर्ता बताते हैं इस मंडल में ये मंडल अध्यक्ष अच्छा रहेगा, युवा मोर्चा का ये अच्छा रहेगा, जिले में ये अच्छा रहेगा, प्रदेश में ये अच्छा। सब लोग कार्यकर्ता मिलकर ही कैसा निर्माण हो उसको करते हैं। और उसमें भी हमने, आपने देखा होगा, यही पार्टी है जिसने 35 साल तक के युवाओं को युवा मोर्चा में रखा हुआ है, और उसमें भी हमने 30 साल रखे हैं, ताकि वो ये नहीं काम करे और फिर चला जाए। 5 साल लगातार वो काम करेगा, युवाओं के लिए काम करेगा। उसके मन में युवाओं के लिए सोच आएगी, युवाओं को क्या परेशानी वो आज महसूस कर रहे हैं, उसका हल कैसे निकलता है, और युवा क्या चाहता है, और पार्टी युवाओं के लिए क्या चाहती है। जब सभी में आपस का विचारिक लेन देन होता है तो युवा में एक निर्माण होता है, एक लचीलापन जो होता है वो खत्म होता है, फिर एक कार्यकर्ता का निर्माण होता है। ऐसे महिलाओं के लिए रखा है, किसानों को रखा है, एससीओ के लिए रखा है, ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए है, सभी को क्षेत्र हमने बनाए। ये दल नहीं है, ये अपने अपने क्षेत्रों में काम कर कर वहाँ के जनमानस की समस्याओं को पार्टी को बताना और पार्टी की विचारधाराओं को वहाँ पे पहुँचाना, यही उनका लक्ष्य होता है। मतलब यहाँ से 2 बातें निकल कर आ रही हैं कि दल के लिए कोई वो सर्वे की आवश्यकता नहीं है और सर्वे नहीं कराती पार्टी, लेकिन जहाँ राजनीतिक चुनाव हैं वहाँ पर पार्टी लगातार सर्वे के मोड में रहती है। वहाँ उन युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिएगा, वहाँ पर युवा, बुजुर्ग, महिला, ये प्रामाणिकता है, लेकिन उससे पहले ये है कि जीतना है। राजनीतिक दल के लिए जीतना जरूरी होता है, और जीतने के साथ साथ ऐसा कार्यकर्ता हो जो हमारे विचारों से परिपूर्ण हो। उसमें भी राष्ट्रवाद प्रामाणिकता है, तो उसके अंदर भी हम सारे समीकरण भी देखते हैं, और समीकरण का जीत निश्चित हो ये प्राथमिकता होती है। क्योंकि दल की प्रामाणिकता चुनाव जीतना भी है, चुनाव में हमारे कितने प्रतिनिधि हैं ये भी देखना होता है, और प्रतिनिधि वहाँ के चुनाव के माध्यम से अगर आते हैं, आज लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, और वार्ड के चुनाव होते हैं, उसमें हम कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, कार्यकर्ता निकल कर आते हैं। अपनी बात तो आपने एक कही कि 30 साल की उम्र तक वो युवा कहलाएंगे, लेकिन कई पार्टियों में तो उम्र निकल जाती है, सीनियर सिटीजन के आसपास पहुंच जाते हैं, फिर भी वो युवा रहते हैं। नहीं, उनका युवा का कारण है, आज मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि क्लास में बच्चा कितना भी होनहार हो, लेकिन फर्स्ट तो हेडमास्टर का बच्चा ही आएगा।
उनकी प्राथमिकता ये होती है। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये नहीं है, हमारी प्राथमिकता एज भी है, उसके सोच भी हैं, उसके विचार भी हैं और उसका समर्पण भी। महिलाओं के बारे में अक्सर ये चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कि महिलाएं अब भी समाज में पीछे रह गई हैं, तो उनके आगे आने की क्या लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, या वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने को उन महिलाओं से कैसे एसोसिएट करना चाहती हैं जो अभी भी पीछे रह गई हैं? देखिए, आज मुझे इस बात का गर्व होता है कि मुझे ऐसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है जो सामाजिक बुराइयाँ होती हैं उनको भी प्राथमिकता से वो अपना एम लेके और उसको निराकरण करते हैं। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं हरियाणा से राज्यसभा सांसद हूँ, मैंने देखा है वहाँ 850 बेटियाँ होती थी, 1000 बेटे हुआ करते थे, बेटियां कम थी। वहीं से ही हमने शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, समृद्धि सुकन्या योजना, बेटियां आगे बढ़ी। और ये हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्राथमिकता पे कहा है कि किसी गांव की, क्षेत्र की और किसी शहर की या देश की अगर आपको मापदंड विकास का देखना है तो महिलाओं को कितना विकास हुआ है, उनकी भागीदारी कितनी, उससे आप देख सकते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 30% आरक्षण हमने संगठन में दिया है। और महिला आरक्षण के लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर उनको हर जगह प्रतिनिधित्व बढ़े। और आज जान के आपको आश्चर्य होगा 14 वर्ष के अंदर पहली बार आपने देखा हो, जब वोट पड़ते हैं पहले क्या होता, पुरुष वोट डाला करते थे, महिलाओं के वोट उनसे 4-5% कम हुआ करते थे। पुरुष ले जाए तो चली जाती थी, नहीं तो नहीं जाती थी, और उसकी कोई मन की इच्छा के अनुसार वोट भी नहीं डाल पाते थे। लेकिन इस 14 वर्षों के अंदर महिलाएँ पुरुषों के पीछे नहीं चल रही। महिलाएं खुद निर्णय कर रही हैं मुझे वोट डालना है, प्राथमिकता पे वोट डालना है, आगे बढ़ के वोट डालना है। उसका परिणाम निकला है उत्तराखंड के अंदर, यूपी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ी है साहब। और यही कारण महिला आगे बढ़े हैं। आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान की, देश की, भारत की जो जनसंख्या 1000 पुरुष हैं तो 1020 महिलाएं हैं, महिला बड़ी हैं। और आपने देखा होगा जब हम लखपति दीदी चलाते हैं, हम ड्रोन दीदी के कार्यक्रम चलाते हैं, हमने लखपति दीदियां बनाई हैं, तो उनको प्रोत्साहन दिया है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो हम लेकर चल रहे हैं, जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहने वाली है। हाल के दिनों के अगर चुनाव के नतीजे देखें तो उसमें चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या फिर आपके महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की भी जो बात है, वहाँ पर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब बदले में देने की जब बात आई है तो संगठन में उसको किस तरीके से आगे लाने की, अब भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि क्योंकि संघ में उस तरीके की भागीदारी शुरू से नहीं रही थी महिलाओं की, इस वजह से ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में भी उतनी भागीदारी नहीं है। अब उनकी भूमिका कैसे तय होगी? देखिए, नई पीढ़ी में हमको इस बात का गर्व होता है कि आज जो पहले स्टार्टिंग में हमने महिलाओं के प्रतिनिधित्व में पत्नी ढूंढ आ जाती थी, बहनें आ जाया करती थी, नेताओं की बेटियां आती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे संगठन हो या सरकार हो, उसमें बेटी बहुएं ये नहीं है, कार्यकर्ता आ रही हैं। और कार्यकर्ता लगातार हमारे यहाँ बढ़ रही है। लोकल बॉडी में हमने आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और पढ़ी लिखी हुई महिलाएं, जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, ऐसको इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में मुझे नहीं लगता महिलाएं की संख्या हमारे पास कम है, बहुत बड़ी संख्या महिलाओं का विंग जो हमारा चलता है। आज तो हमने संगठन में भी काफ़ी जगह हमने महामंत्री कोशिश, क्या मुझे लगता है हो रहा हो पूरे देश में ही है कि महामंत्री महिला हो। आज मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूँ, हमने महामंत्री महिला बनाई है वहाँ पर। ऐसे सभी स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और कार्यकलापों में भी उनके योगदान रहे, उनके निर्णय रहे, उनके जो योजनाएं हैं उनमें कैसे आगे गति दी जा सकती है, उनकी भावनाओं को ध्यान रखा जाता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है, ये रणनीति क्या रहती है लगातार आप लोग, क्योंकि पार्टी किस तरीके से काम करती है, क्या सालों भर चुनाव के मोड में रहती है पार्टी? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे दिमाग में राष्ट्रवाद रहता है, सेवा रहती है, और उस सेवा को हम कोई चुनाव से नहीं जोड़ते। कंटिन्यू लगातार चुनौतियाँ मिलती रहती हैं। वो उत्तराखंड है, अब किस प्रकार से आपदा आ रही हैं, लेकिन आपदा में कभी देखा है किसी को? हमारा मुख्यमंत्री सबसे पहले वहाँ पे आपदा के अंदर खड़ा होता है। कोरोना काल के अंदर जब प्रधानमंत्री ने कहा स्टे एट होम,
पूरे कांग्रेस ने पहली बार पालन किया प्रधानमंत्री का, स्टे एट होम थे सारे सारे। लेकिन मेरे कार्यकर्ता मौत के बीच में खड़े हुए थे। जब मैं श्रद्धांजलि करने जाता था तो उसमें केंद्र के मंत्री भी हुआ करते थे, प्रदेशों के मंत्री भी हुआ करते थे, मंडल से लेकर हर स्तर का कार्यकर्ता सरकार में और संगठन में हो, उसके लिए श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी। हमने लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया है, बुजुर्गों को दवाई देने का काम किया है। हमने जो भी सेवाएं थी वो सेवा कर कर हमने अपनी शहादतें दी हैं। प्रामाणिकता है ये हमने। और कोरोना काल ही नहीं है, आपने अब वैक्सीन में भी देखा होगा, ये मेरा ही देश है जिसने एक नहीं 3-3 वैक्सीन फ्री दिए हैं। आपके यहाँ इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सारे लोग महंगी वैक्सीन देने का काम कर रहे थे। लेकिन हमको जो हमारे संस्कार हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हमने 100 देशों को वैक्सीन फ्री देने का काम किया। हमने देश के एक नहीं 3-3 वैक्सीन फ्री देने का काम किया है। हमने कोई भी उसके अंदर मापदंड नहीं देखा, इसको पहले देनी, इसको बाद में देनी है। हाँ, जो लोग अफवाह फैलाना चाहते थे, जो गुमराह करना चाहते हैं, उन्होंने वैसे बेशक वैक्सीन थोड़ी लेट होगी, ली उन्होंने भी है। तो ये प्रामाणिकता है। हमने वो भारत बदल के दिखाया है जिसके हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर, मार्केट के अंदर, मंदिरों पे, गुरुद्वारे के बाहर लिखा होता था, कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है। घर से निकला बालक बुजुर्ग कब घर वापसी आएगा नहीं, कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। तो आज आप बताइए कहीं ऐसा बोर्ड दिखाई देता है? हमने वातावरण निर्मित किया है। हमने वो कश्मीर हमने देखा है, जिस कश्मीर में स्कूलों को जलाया जाता था, मस्जिदों को जलाया जाता था, सैनिकों पर पत्थर फेंका जाते थे। आज वो कश्मीर बदला है। आज लैपटॉप है बच्चों के हाथ में, आज सुरक्षा है बच्चों के हाथ में, बॉर्डर सुरक्षित, हमने सुरक्षित बॉर्डर दिए हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री जो संकल्प लिया था, ना नज़रें झुका के बात करूँगा, ना नज़रें उठा के बात करूँगा, नज़रें में नज़रें डाल के बात करूँगा, जो नज़रें टेढ़ी करेगा उसमें घर पर मार के आऊँगा, ये हमने प्रमाणित किया है। प्रधानमंत्री 2014 के बाद से देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से लेकर वो कौन से ट्रिगर पॉइंट रहे जिससे कि आप लोगों ने पार्टी का जनाधार और बढ़ाते चले गए और आज स्थिति ये आ गई है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं? तो नए लोगों को समझाना अगर हो तो वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट रहा था? देखिए, समझाने के लिए दिमाग का जरूरत नहीं होती है, ना जवान की जरूरत होती है, कर्म की जरूरत होती है। और हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने कर दिखाया है। उन्होंने आज भी दिवाली सैनिकों के बीच में मनाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ही मिला है जो सुबह से शाम तक देश की चिंता करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मिला है मैंने संसार के अंदर रहते हुए आज तक नहीं देखा, जिसकी माता का देहांत होता हो 6 बजे और 9 बजे क्रिया करता हो, और उसके 10 बजे वंदे भारत ट्रेन कैबिनेट की बैठक करके वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने, उद्घाटन करने के लिए जाता हो। ऐसा समर्पित प्रधानमंत्री जो कि हमारे सबके लिए प्रेरणा नहीं, देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे सामने होते हैं तो हमें भी मेहनत करके थकान नहीं होती है। हम भी उनकी ऊर्जा को देख के लगातार लगे रहते हैं। और उनकी प्राथमिकता राष्ट्रवाद होती है, इनके मन में भारत माता होती है। लेकिन अब भी जो विपक्ष है, जैसे सबसे बड़े राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश की या फिर बिहार की, तो इन राज्यों में वहाँ कहा जाता है कि कोई पीडीए बना लेता है, तो कोई किसी इस तरीके से पीड़ित दलित आदिवासी इस तरह के संगठन बनाकर ये आरोप आपके ऊपर लगते रहे हैं कि आप उनकी आवाज़ नहीं बन पाए आज तक। देखिए, यही भारतीय, पहले भारतीय जनता पार्टी यही भारतीय है जिसने SC आयोग बनाया, जिसने ST आयोग बनाया, जिसने OBC आयोग बनाया, जिसके अंदर करीब 80% जनसंख्या आ जाती है। हर एक की समस्या सुनना, हर एक के निराकरण करना। हम जातिवाद फैला के राजनीति नहीं करना चाहते, हम धर्मांध करके राजनीति नहीं करना चाहते, हम पानी जल पर, भाषा पर देश को नहीं बांटना चाहते। हम एक भारत चाहते हैं, श्रेष्ठ भारत चाहते हैं, इसमें सब सुखी रहें, शांति से। आपने करके दिखाया है। हमने जितनी भी योजनाएं हमने बनाई हैं, हमने गैस दी है, हमने शौचालय दिए हैं, हमने मकान दिया है, एक कोने से शुरू कर हमने लास्ट कोने तक, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको क्रमबद्ध योजनाओं का लाभ मिले। ऐसा नहीं कि हमने जैसे मनमोहन सिंह कहा करते थे संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है, लेकिन हमारे हिसाब से माइनॉरिटी का नहीं है। हमारे हिसाब से इस देश के नागरिक का है, देश के गरीब का है, उसको हक मिलना चाहिए। उसकी जाति, धर्म, भाषा नहीं देख सकते। आज भी देखिए अन्य प्रांत हैं, भाषा पे विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये नहीं समझा पा रहे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको अपनी शिक्षा अपनी भाषा में ले सकते हैं, ये नहीं बताते, लेकिन विवाद करते, पानी पे विवाद करते हैं। वो भी देश हमने देखा है, वो भी देश हमारे संस्कारों को जब प्याव लगाया करते थे मानस के लिए, आज पानी पे विवाद होता है यहाँ पर।
आज सीमा विवाद होता है, अनेकों अनेक सीमाओं का निराकरण प्रधानमंत्री जी ने किया। तो जो विवाद करके राजनीति करने वाले हैं, अब उनका धीरे धीरे अंत होता जा रहा है। हमारा लक्ष्य खाली एक ही है, सेवा से समर्पण करते हुए और राष्ट्र निर्माण करना। लेकिन मन में कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आप कई बार पार्टी के अंदर ये चर्चा होती है कि जो विपक्ष का वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा तबका ओबीसी और एससी एसटी का है और उसको हम शामिल नहीं करा पा रहे हैं, अपनी विचारधारा से उसको अपनी तरफ नहीं मोड़ पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक काल था, एक काल ऐसा था, लेकिन आज नहीं है। आज कुछ करें ना जी, वीडियो बना रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सनातन को कुचल देना चाहिए, इसको सनातन ख़त्म करने देना, सब गालियाँ देने का काम कर रहे हैं। पहले कुचल रहे थे, लोगों को मालूम नहीं था, अब इनको जुआ पे आई है, उनके मन की इच्छा जुआ पे आई है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम एक सशक्त शक्तिशाली भारत चाहते हैं, हर नागरिक को सुविधा मिलनी चाहिए। आज हमारे साथ में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सब अच्छे वोट बैंक के साथ जुड़ा। लेकिन राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हैं जो विदेशों में भी काम करते हैं, राष्ट्र में काम करते हैं, वो अपना एजेंडा फैलाती हैं जी। उस एजेंडे में कोई ना कोई लालच में फंस जाता है जी। लेकिन अंतोगत जब वो देश की सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी की सोचता है। एक बड़े ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा दिल है, या भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सोच रखी जिससे कि वो पसमानदा को भी अपने साथ शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या इसमें कुछ कामयाबी मिल रही है? देखिएगा, कामयाबी का लक्ष्य जो आप वोट बैंक की तरह देखते हैं, हम उसमें नहीं देखते हैं। पसमानदा समाज आसान लगता है। देखो, एक अच्छा किसान वो होता है जो पहले जो उपजाऊ भूमि हो उस पर एनर्जी लगा लेता है, फिर जो समय काल बचता है फिर बंजर को करता है। ऐसे ही हमारा भी है, जो इजी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं वो लाइन भी लेते हैं हम, वो दूसरी लाइन भी लेते हैं, सख्त हैं, जो अपने आप में एक अलग ही एजेंडे के साथ चलते हैं, तो हम उनके प्रति भी दिल में प्यार स्नेह सब कुछ रखते हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। और पसमानदा तो कुछ परसेंट हो सकता है ज़्यादा होगा, अन्य सारे जो मुस्लिम हैं, जो कट्टरवादी जिनको कहते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं ना, देश के साथ तो वो हमारे साथ खड़े ही होते हैं। उनकी विचारधारा कोई हो सकती है, कोई उसमें भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि हमने भाजपा को ही नहीं देना, लेकिन भाजपा को वोट देने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, हर धर्म में बढ़ रही है, हर जाति में बढ़ रही है, उनकी बढ़ रही है जो नहीं देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अपने आप में वो सबसे आगे है। तो फिर जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं उससे नुकसान तो फिर विपक्ष कहाँ बचेगा? नहीं, विपक्ष है ना, होना चाहिए, विचारधारा का होना चाहिए, संस्कारों का होना चाहिए, देश के निर्माण में साथी होना चाहिए। आपको ध्यान नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जब नरसिंह राव सरकार में थे, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे कि नहीं, प्रतिनिधित्व किया था, सरकार का प्रतिनिधित्व किया था विदेश में जाके। लेकिन विदेश में हम एक हैं, भारतीय हैं हम, इसलिए हम देश के बढ़ते हुए विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष के जब विपक्ष में थे सरकार की मदद भी किया करते थे। लेकिन विचारधारा है, हमारी विचारधारा जो विचारधारा है वो एक आगामी जो देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2047 का भारत, विकसित भारत, देश की तरफ, हमारे भारत की तरफ लोग देखें। आज हमने फेल किया उस बात को। लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते थे, जापान, मेड इन जर्मनी ये देखा करते थे, आज मेड इन इंडिया देखते हैं। वो लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल जो G20 हुआ है उसके द्वारा हमने अपने प्रोडक्टों को डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोडक्ट, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, गांव की रहने वाली महिलाएं हैं, जो प्रोडक्ट बनाती थी, उनको हमने विश्व लेवल पे पहुंचाया। डिमांड बढ़ी है, उनकी मांग बढ़ी है। देश के रक्षा अपने गृह मंत्री जी अपने संस्थाओं के द्वारा, अपने कोऑपरेटिव के द्वारा पूरे विश्व के अंदर उन छोटे लघु उद्योग वालों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विश्व लेवल पे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सामूहिक सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विपक्ष के जो हमारे अलायंस के नेता हैं और जो अलायंस के नए भी हैं, अन्य दल में भी हैं, उनके मन में भाव तो है कि विदेश बढ़ रहा है। कई बार आप जो कह रहे हैं कि घर की बात घर के अंदर होनी चाहिए, देश की बात थी, एक तरफ आपकी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी विचारधारा है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है इसमें अब देश की बात विदेशों में जाकर हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? इसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ आप लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस की विचारधारा वर्तमान कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा एक अच्छी विचारधारा भी रही है। इंदिरा गांधी कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, आज की जातीय गणना की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते थे आरएसएस बहुत अच्छा है, आरएसएस को परेड में भी बुलाया था, उन्होंने 26 जनवरी की परेड में बुलाया था, सर्टिफाई किया था, सर्टिफिकेट दिए थे आरएसएस के बाद। लेकिन वर्तमान की जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीयवाद की बहुत बड़ी कमी है। जो बात कहाँ कहनी चाहिए, अरे तुमने देश की बुराई कर रहे हैं तो वोटरों में जाकर करो भाई,
दिल्ली के देश के मतदाताओं के बीच में जा करो, लेकिन विदेशों में करते जाकर। विदेशों में हमारी संवैधानिक संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन है, अनेक संस्थाएं उनकी बुराई करने का काम करते हैं। उनको मालूम नहीं है, कहते हैं संविधान खतरे में है। बताओ कहाँ संविधान खतरे में? संविधान खतरे में जब नहीं हुआ था जब आपातकाल लगा था, जब नहीं होता। वोटों की चोरी की बात करें, वोटों की चोरी वो नहीं कहते जवाहरलाल नेहरू को एक वोट नहीं मिला था, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री बन गए। वोटों की चोरी वो नहीं थी, इंदिरा गांधी को फेल कर दिया, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप आपका चुनाव रद्द किया जाता है, उसके बावजूद भी वो सत्ता में रहने की कोशिश करते थे। तो वोटों की चोरी तो ये करते रहते हैं। आज संविधान लगा के घूमते हैं लोकतंत्र खतरे में। कब नहीं था लोकतंत्र? आपने 84 के दंगों के बाद में हज़ारों सिखों का कत्लेआम करा दिया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? क्या वो अब गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के लोग, कि गुमराह करके जो वोट मिल जाए। और मुझे लगता है गुमराह करके इनको कोई ज़्यादा बहुमत नहीं मिलने वाला। आके अंतोगत्वा जनता देश चाहती है, मजबूत भारत चाहती है, तो लेके इनकी जो मनोस्थिति है उसको भाप गई है। तो इसलिए वर्तमान की कांग्रेस, जितने भी राष्ट्रीय विरोधी हैं सारे इनके चेले हैं, सारे के सारे। विदेश में भी बोलते हैं, देश में भी बोलते हैं, सारे के सारे। क्यों भाई? आप आकलन तो करो अपना कम। तुम्हारे साथ में कौन जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, तुम्हें खुद को नहीं मालूम होता क्या कर रहे हैं आप। बोल के भूल जाते हैं हमने पहले क्या कहा है हमने। तो मुझे लगता है कि पुरानी कांग्रेस और इस कांग्रेस में बहुत फ़र्क है। ये कांग्रेस का वो अंत होने वाला है जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी नहीं रहे, लेकिन एक गांधी रहा है, वो इस काम को पूरा करेगा। ये तो बात आपने कांग्रेस के बारे में कही है। दूसरी बात ये समझना चाहते हैं, दौर बदल गया है, दुनिया बदल रही है, डिजिटल का दौर आ गया, कम्युनिकेशन का दौर, कम्युनिकेशन में लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है। ऐसे में पार्टियां भी अपने अंदर टेक्नोलॉजी को समाहित कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हम तो सारा लेन देन ही इस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के दोनों से करते हैं। अकाउंट्स हमारे वही होते हैं, हम तो देश को बताते भी हैं यही। आपने अब देखा होगा सब लोग डिजिटल, कोई कह सकता था? चिंदरम कहते थे अरे यहाँ पे आप डिजिटल करने की बात करें, रेडी वाला पटरी वाला कैसे करेगा उसका? आज तो रेडी आप पटरी पे कभी चले जाएंगे, वो भी लेके बैठा होता है, डिजिटल सिस्टम लेके बैठा हुआ होता है, वो भी उसी प्रकार से काम करता है। और ये लोग कहा करते थे कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, लोग अकाउंट कैसे खोलेंगे? अकाउंट खोल ही नहीं सकते। हमने करीब 45 करोड़ लोगों के नए अकाउंट्स खोल के दिखाए उन्होंने। सब डिजिटल ही है टोटल। नए दौर के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से वो सहयोग करें पार्टी को, कि पार्टी 2014 से पहले वाली जो पार्टी जिसमें नरेंद्र मोदी के आने के बाद बहुत बदलाव आए, और इस जो नई पीढ़ी का आह्वान किया है, इन दोनों को समाहित करके आगे कहाँ देखती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाले वक्त में? देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री आह्वान लाल किले से कहा था कि युवाओं को प्रतिनिधित्व देना है, युवाओं की बहुत बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ रही है, संख्या बहुत बड़ी स्वीकृति है। उनके सपनों का भारत, उनकी जो सोच और विचार है, उनका आदान प्रदान हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो आने वाला भारत होगा हर चीज़ के अंदर बहुत आगे होगा, और मुझे लगता है नए भारत होगा। मुझे विश्व के सभी देशों को मात करता हुआ भारत होगा। और उनके पास जो प्रतिनिधित्व या है या वहाँ की संख्या है, यह वो ओल्ड एजों की संख्या है, हमारे पास युवाओं की संख्या है, और युवाओं जो निर्माण करेंगे वो भारत बनेगा। और हम बार बार कहते हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका किस तरीके की होगी? हम कर रहे हैं ना, उनका निर्माण कर रहे हैं, उनको भागीदारी देते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में रिसर्च चल रही है, आए दिन तो किसी न किसी कंट्री के लोग आते हैं, युवा भी लोग आते हैं, हमारा युवा प्रतिनिधि विदेश में भी जाते हैं, वहाँ के युवा भी आते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा जो है वो तो डायरेक्ट हमारी सेकंड बीजेपी होता है, वहाँ से सीधा बीजेपी में जाता है या अन्य क्षेत्रों में जाता है वो। तो इसलिए उनकी भागीदारी नहीं, उनका भारत बन रहा है, हम भागीदारी कर रहे हैं उसमें। युवाओं का भारत बन रहा है, 2047 युवाओं का भारत होगा। हम लोग जो लोग हैं उनको मदद करके नए भारत, विकसित भारत, उसके लिए हम सहयोग करेंगे सब। धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही साफ साफ ये बताया कि किस तरीके से जब वक्त बदल रहा है, पार्टी ने भी अपने आप को बदला है, और बदलते हुए वक्त के साथ पार्टी 2047 में किस तरह का भारत देखना चाहती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।